आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भावना जैसी तजुर्बेदार इंसान, जो कि अब एक कंपनी की मालकिन बन चुकी थी, वो बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए किसी भी अजनबी को अपनी कंपनी में लाना चाह रही थी। जियान का शक भावना के ऊपर तब जाकर और बढ़ गया जब उसने अपने ऑफिस में मॉडल की कमी होने की बात को कहा। जियान के दिमाग पर बाहर मिली लड़की मीना की बात गूंज रही थी। उसे ये लग रहा था कि शायद उसकी बहन को मीना की जगह ही लाया जा रहा है। जो बात सबसे ज्यादा जियान को परेशान कर रही थी वो ये थी कि भावना आखिर इतनी जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाना चाहती है, और वो भी थोड़ा लंबे समय के लिए। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट एक जाल तो नहीं जिससे वो उसकी बहन को इसमें जबरदस्ती फांस सके। जियान ये सब सोच रहा था कि तभी भावना ने पॉलमी के हाथ को छुआ और उससे कहा, पिछले कई सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। एक नजर में ही मैं इंसान को पहचान लेती हूँ, इसीलिए मेरी बात तुम लिखवा लो कि तुम आने वाले कल की सबसे बड़ी मॉडल बनने वाली हो। तुम्हारे जैसा शख्स एक सितारा बनने के लिए ही यहाँ आता है। हम पर भरोसा करो और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। पॉलमी ने भावना की बात को बड़े गौर से सुना और उसे भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि जब कोई इतना तजुर्बेदार उससे इतने विश्वास से ये बात कह रहा हो तो जरूर ही उनकी बात में कुछ न कुछ सच्चाई होगी। उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं इतनी तारीफ के काबिल हूं, लेकिन आपने फिर भी ये सब मुझसे कह के मेरी शोभा बढ़ा दी। क्या कुछ दिनों में मैं थोड़ा सोचकर आपको अपना जवाब बता सकती हूँ? भावना ने जवाब दिया, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा कार्ड है, इसे अपने पास रखना। जब भी तुम फैसला ले लो ठीक वैसे ही मुझे फोन मिला लेना या फिर यही मेरे ऑफिस में आ जाना। ये कहते कहते भावना अपना कार्ड पॉलमी को दे देती है। पॉलमी भी अपना नंबर भावना को दे देती है। जियान और उसकी बहन को देखकर भावना को भी एक एहसास हो रहा था कि जियान के जासूस और पुलिस की मदद करने की बात शायद उसकी बहन को पता नहीं थी। इसीलिए जब उसने उसे जासूस कहा उसी वक्त जियान थोड़ा घबरा गया और उसने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। जियान और भावना एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो इशारों इशारों में अपने एक दूसरे के राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में जियान ने बोला, भावना जी, अभी आपने जैसा बोला कि कंपनी में मॉडल्स की कमी चल रही है, वो इसलिए तो नहीं कि मीना जैसे मॉडल आपके यहाँ से तुरंत निकलती जा रही हैं? भावना थोड़ी हैरान हो गई और उसने हल्के से एक सांस भरी और फिर बोला, लगता है आप पहले ही मीना से मिल चुके हैं। मेरे से पहले मीना ही ऑफिस का सब काम देखती थी। वो एक बहुत ही अच्छी मॉडल थी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में उसका अच्छा खासा नाम था। लेकिन न जाने उसको मेरे साथ क्या दिक्कत हुई, जिस वक्त मैं यहाँ की मालकिन बन गई उसी वक्त से वो थोड़ी मेरे साथ उखड़ गई। हो सकता है वो ये सोचती हो कि मुझ जैसी इतनी छोटी लड़की मालकिन कैसे बन सकती है। उसे मेरे साथ कई तरह की दिक्कत होने लगी और अपने काम के प्रति उसका नजरिया भी बदल गया। जियान काफी गौर से भावना की बात सुन रहा था। उसने फिर ये सवाल किया, तो क्या इसी वजह से आपने उसे यहां से निकाल दिया? एक तेज आंखों के साथ भावना ने कहा, जैसा आप ठीक समझे। वैसे भी जो कंपनी में काम करता है उसे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। आपकी हर फालतू की फरमाइश को हम पूरा नहीं कर सकते। इस लड़की मीना ने अपने साथ कई और लड़कियों को कंपनी छोड़ने के लिए उकसाया था। ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है और अब तो मुझे लगता है कि आपकी बहन यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी। इसीलिए जो जाना चाहता है वो जाए और जो रुकना चाहता है वो रुके। जियान को लगने लगा कि जरूर ही ये भावना और मीना के आपस की बात है, उसे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ देर के बाद वो अपनी बहन को लेकर वहां से निकल गया। उसने देखा कि उसकी बहन भावना की बात से काफी खुश थी। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग रहा था। पॉलमी ने जियान की तरफ देखकर बोला, जियान, तुम्हें क्या लगता है कि भावना जी जो मेरे से कह रही थी वो सच था या फिर बस मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी? जियान हंसते हुए उससे कहता है, दीदी आप भी क्या बात कर रही हो? भला वो आपकी झूठी तारीफ क्यों करेगी? वो तो आपको जानती ही नहीं। थोड़ा सोचकर फिर पॉलमी ने कहा, मुझे भले ही ना जानती हो लेकिन तुझे तो जानती ही है। शायद तेरी वजह से ही वो मेरी इतनी तारीफ कर रही थी। और वैसे एक बात बता, वो तेरे को कैसे जानती है? और वो असिस्टेंट कोई केस का क्या जिक्र कर रही थी? क्या तू पहले से उसे जानता है क्या? ये सुनते ही जियान थोड़ा घबरा गया।
उसे लग रहा था कि उसकी बहन को बिल्कुल भी उसके काम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो न जाने वो क्या कर बैठे और फिर शायद कभी भी उस कंपनी में नौकरी के लिए ना जाए। थोड़ा सोचकर जियान ने जवाब दिया, दीदी मैं तो बस ऐसे ही उससे मिला था। वो दरअसल रितिका उसे पहले से जानती थी और उसी ने ही मेरी और भावना जी की मुलाकात करवाई थी। बस शायद हम एक दो बार ही सही से मिले हैं और ज्यादा नहीं जानता मैं उनके बारे में। पौलमी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तूने ये नहीं कहा कि तेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ। मैं तो बेचारी रितिका के बारे में सोच रही थी। जिस हिसाब से तू उस भावना से इतने प्यार से बात कर रहा था, अगर रितिका वहां होती तो न जाने उसको कैसा लगता। जियान अपनी बहन की बात सुनकर बिल्कुल चौंक गया। फिर उसे लगा कि उसकी बहन शायद मजाक कर रही है, इसलिए हंसते हुए उसने कहा, क्या दीदी आज मैं ही आपको मिला था क्या? भावना से बस मैं एक दो बार ही मिला हूं और वो भी रितिका की वजह से। आप जबरदस्ती ख्याली पुलाव मत बनाओ। जियान थोड़ा हैरान हो गया था कि भला उसके और भावना के बीच ऐसा कुछ होने का शक उसकी बहन को आया कहां से। पौलमी अभी भी कुछ सोच रही थी और फिर से उसने जियान की तरफ पलटकर बोला, लेकिन उसकी बात को बीच में टोककर जियान ने उससे कहा, ये लो दीदी अपना घर आ गया। बिल्कुल सही वक्त पर जियान ने गाड़ी को अपने घर के बाहर रोका। पौलमी गाड़ी से बाहर निकली और उसने जियान से बोला, तू नहीं आ रहा अंदर? जियान ने जवाब दिया, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बाद में देखता हूं आने का। अपने भाई को काम के प्रति इतनी निष्ठा रखते हुए देख पौलमी काफी खुश थी और बड़े गर्व के साथ उसने कहा, ठीक है मेरे भाई, मन लगाकर काम कर, तू जरूर ही हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और सुन, ज्यादा देर तक काम मत करना और रात में घर वापस आ जाना। मैं आज तेरी मनपसंद सब्जी बनाऊंगी। पौलमी की बात सुनकर जियान खुश हो गया और उसे लगने लगा कि भले ही वो कितना भी बड़ा हो जाए पर उसकी बहन के लिए तो हमेशा छोटा ही रहेगा। ये बोलते ही जियान गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वो सबसे पहले रितिका के पास जाता है और धन्यवाद कहता है। रितिका जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रितिका थोड़ी असहज हो गई। उसे अपने बारे में ऐसी बात सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसने बड़ी ही धीमी आवाज से बोला, बाकी लोगों की तरह तुम भी अब इस ऑफिस के कर्मचारी हो, तो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी मदद करना ये तो एक आम बात है। जियान समझ रहा था कि रितिका अपनी तारीफ बिल्कुल भी नहीं सुन सकती, इसीलिए वो बातों को बार बार घुमाए जा रही थी। लेकिन हमारा जियान भी कम नहीं था, उसे ऐसी बातों को पलटना बहुत आसानी से आता था। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि बाकी के लोगों के लिए भी आप झूठ बोल देती हैं, है ना? रितिका थोड़ा शर्मा जाती है। उसका चेहरा देख जियान उसके करीब आता है और उससे बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि आपको मेरी बहुत परवाह है। सिर्फ मेरे लिए ही आपने ऐसा किया। अगर कोई और होता तो उसे तो आप छोड़ती नहीं। मुझे आपकी ऐसी अदा बहुत पसंद आई। जियान के एक एक शब्द रितिका के दिल में बसते जा रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं थी। उसने फिर उससे कहा, इन सब बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो, वरना मैं चीफ को बुलाकर तुम्हारा यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी करा दूंगी। ये बोलते ही रितिका वहां से चल दी। जियान खुश हो गया और फिर सोचने लगा कि ये लड़की वैसे तो हमेशा गुस्से में रहती है, किसी से भी बात नहीं करती, लेकिन असल में ये दूसरों की परवाह करती है और जब भी किसी की मदद करती है तो उसका चेहरा और भी मासूम हो जाता है। रितिका ने पहले अपने पैसों से उसकी बहन के लिए फोन खरीदा और अब वो उसकी बहन के लिए झूठ भी बोल सकती थी। इसे सोचकर ही जियान बहुत खुश होता जा रहा था। वैसे तो रितिका हमेशा कम ही बोलती है और किसी से भी मतलब नहीं रखती। कहीं ऐसा तो नहीं कि रितिका भी उससे... नहीं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मुझे ऐसे ख्याल अपने सपनों में भी नहीं सोचना चाहिए। अरे, उसको खाना पसंद आया, इसीलिए शायद उसने मेरी मदद कर दी हो भला, और क्या वजह होगी? इंसान से प्यार तो रितिका जैसी लड़की कभी कर ही नहीं सकती। जियान सोचने लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, भला ये म्यूटेंट प्यार कैसे कर सकती है? जियान खुश हो रहा था कि तभी उसने गगन को देखा। गगन बहुत परेशान लग रहा था और उसके माथे पर एक टीका भी नजर आ रहा था। जिन बच्चों ने गगन को मंदिर में रोका था, उन्होंने ही जबरदस्ती उसके सर पर टीका लगाया और आरती भी करवाई और फिर उससे दुगुने आरती के पैसे भी लूट लिए। गगन बहुत परेशान लग रहा था और उसकी परेशानी देख जियान ने सोचा कि उसके साथ थोड़े मजे लिए जाए। जियान गगन के पास जाता है और उससे कहता है,
हेलो सर, कैसे हो आप? गगन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वापस अपनी टेबल पर पड़ी फाइल को ही देखता रहता है। जियान फिर उससे कहता है, वैसे मैंने आपसे ज्यादा धार्मिक आदमी नहीं देखा। लोग तो अक्सर सुबह ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाकर टीका लगाते हैं, लेकिन आप तो शाम को ऑफिस खत्म होने के टाइम पर मंदिर से टीका लगवा कर आ गए हैं। आपकी श्रद्धा की तो दाद देनी पड़ेगी। गगन चिढ़कर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जियान की तरफ घूर कर बोला, तो खुद को बहुत होशियार समझता है। कुछ दिन यहाँ हुए नहीं कि अपने जैसा दूसरों को भी एक झूठा इंसान बना रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रितिका से झूठ बुलवाने की? जरूरी काम का बहाना बनाकर मुझे पता है तू क्या करना चाहता है। गगन की बात से जियान हैरान नहीं था। उसे उम्मीद थी कि गगन जैसे आदमी से ऐसी ही बात निकलेगी। उसने प्यार से उससे बोला, गगन सर, रितिका जी मेरी टीम लीडर हैं, इसीलिए मेरा उनको जवाब देना जरूरी है, आपको नहीं। बस आपके लिए एक नसीहत है, अपने काम से काम रखिएगा। मेरे मामलों में आपको बीच में आने की जरूरत नहीं। पूछ तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सकता हूँ कि मेरा पीछा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। चुपके से मेरे पर नजर रखने से आप चाहते क्या हैं? कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलते। ये बोलते ही जियान वहां से जाने लगा। पीछे से गगन ने उसको आवाज लगाई, चेस मॉडल एजेंसी, यही जगह थी ना? जियान रुक गया, लेकिन उसने पलटकर गगन की तरफ नहीं देखा। गगन ने फिर से कहा, मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या कि मुझे उन बच्चों के साथ फंसाकर तुझे ऐसा लग रहा था कि तू जीत गया? मुझे पता है तू कहाँ गया था और कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तू चाहता क्या है। ये बोलते बोलते ही जियान वहां से निकल गया और गगन वापस से अपने काम में लग गया। जियान समझ नहीं पा रहा था कि गगन को कैसे पता चला कि वो कहाँ गया था। 2 दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक रितिका जियान के पास आती है। रितिका थोड़ी घबराई हुई सी लग रही होती है। जियान उससे पूछता है, क्या हुआ मैम, आप परेशान लग रही हो? रितिका बड़े ही भारी मन से जियान से कहती है, जियान, भावना की मृत्यु हो गई है। जियान तंग रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भावना की मौत का कारण क्या था? क्या इसके पीछे भी? रितिका के मुंह से भावना की मौत की खबर सुनकर जियान पूरा का पूरा दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो वो और उसकी बहन भावना से मिले थे, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। भला अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई? जियान को लगने लगा कि उसकी और उसकी बहन की किस्मत बहुत ही बेकार है। जिस पल में उसकी बहन ने यह फैसला किया था कि वो भावना के साथ उस कंपनी में काम करेगी, और उसी वक्त उस कंपनी की मालकिन की मौत हो गई। जियान चाहकर भी इस बात से मुकर नहीं सकता था कि उसकी बहन का नौकरी मिलना और भावना का मरना जरूर ही इनके बीच में कोई एक कड़ी जुड़ी है। उसे अपनी बहन के ऊपर बड़ा तरस आ रहा था कि उसकी बहन जिस भी जगह जाती है उस जगह पर कोई ना कोई मुसीबत उसे ढूंढ ही लेती है। भावना की मौत के पीछे की वजह उसका एक लंबी इमारत से कूदना था, और ये इमारत कोई और नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग में थी जहां भावना का ऑफिस था। अपनी ऑफिस की इमारत की छत के ऊपर जाकर ही भावना ने छलांग लगाई थी। फोरेंसिक टीम ने इस बात की पुष्टि करी थी कि भावना ने आत्महत्या की है। यह मामला जियान के लिए और पेचीदा होता जा रहा था। वो रितिका के साथ तुरंत वारदात की जगह पर गया। जब तक जियान भावना के ऑफिस पहुंचा, तब तक उसकी लाश को ह्यूमनॉइड एजेंसी में ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया था। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और आसपास एक बैरिकेड लगा था। जियान देख भी पा रहा था कि जमीन पर खून की बौछार थी। जरूर ये भावना सीधा अपने मुंह के बल ही जमीन पर गिरी होगी और एकदम से उसकी मौत हो गई। जियान के चेहरे के भाव पूरे उड़ चुके थे। उसका चेहरा उदास हो गया था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी और उसकी बहन की बुरी किस्मत दूसरे लोगों तक फैलती जा रही है। रितिका ने जियान के कंधों पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, जियान जरा इधर देखो। बोलने के साथ साथ रितिका ने अपनी उंगली से इशारा भी किया, और जब जियान ने उसके इशारे की तरफ देखा तो सामने रोती हुई उसकी बहन पौलमी जमीन पर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने खुद किसी को मरते हुए देखा हो। जियान अपनी बहन को देखकर बहुत ही हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन भला यहां इस वक्त क्या कर रही है। उसे बिना बताए उसकी बहन यहां अचानक से कैसे आ गई, और वो दौड़कर अपनी बहन के पास गया। पौलमी ने जियान को देखा और सीधा उसके गले लग गई। जियान के कंधे अपनी बहन को सहारा दे रहे थे। अपनी बहन की ये हालत देखकर जियान का दिल मचल गया।
उसने अपनी बहन से पूछा, दीदी शांत हो जाओ, अब इतना मत रो। पौलमी ने कहा, मैं क्यों ना रो जियान, तू देख रहा है तेरी बहन की बुरी किस्मत यहां पर भी आ गई। मैं जितना भी कोशिश कर लूं, ये बुरी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन में इसने हमारे माँ बाप को हमसे छीन लिया और जिस जगह में पहले काम कर रही थी उस जगह भी उसके मालिक की मृत्यु हो गई। और जब तक मैं एक नई जगह पर जाने वाली थी तो इस नई जगह पर भी उसकी मालकिन की मृत्यु हो गई। अब तू मुझे बता, क्या ये सच नहीं कि मैं पनौती हूँ? अपनी बहन की बात सुनकर जियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को समझाया, नहीं दीदी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मेरी तरफ भी तो देखो, आपकी वजह से मेरी नौकरी लगी है। मेरी हर छोटी जरूरत अगर पूरी हो पाई है तो वो आपकी वजह से। भला आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये बात अपने जहन से निकाल दो। ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। जियान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी बहन के आंसू पोंछने लगा। पौलमी धीरे धीरे थोड़ी शांत होने लगी और इसी दौरान जियान ने उससे पूछा, दीदी आप वैसे यहां क्या कर रही थी? पौलमी ने अपनी दबी हुई आवाज से जियान से बोला, मैं तो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। कल जो तूने मुझे समझाया था, मैंने उसके बारे में थोड़ा और सोचा था। मुझे लगा कल जो बात तूने कही थी वो बिल्कुल सही थी। वैसे भी काफी दिनों से मैंने काम नहीं किया था और भावना जी की बात सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं यहाँ आकर काम करना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जियान समझ पा रहा था कि उसकी बहन जैसे साधारण लड़की के लिए अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ देखना एक बहुत ही दर्द भरा दृश्य होगा। फिर भी वो हिम्मत करके अपने भाई से बात कर रही थी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मृत्यु देखने के बाद वहां मौजूद उन आदमी की मानसिकता पर ऐसा असर पड़ता है कि वो किसी दूसरे आदमी को देख नहीं पाते। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी बहन बहुत हिम्मत वाली है और आज उसकी बहन ने यह साबित भी कर दिया था। जियान ने फिर अपनी बहन से कहा, दीदी इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसी वक्त रितिका एक पानी का गिलास लिए वहां पर आती है और उस गिलास को पौलमी को देती है। पौलमी पानी पीकर रितिका का धन्यवाद कहती है। रितिका पीछे मुड़कर लारा मैम को एक इशारा करती है। लारा उनकी तरफ आती है। लारा को देखकर रितिका कहती है, मैम आप मेरी मदद करेंगी? क्या किसी को बोलकर आप पौलमी को इनके घर भिजवा सकती हैं? ये मेरी बहुत ही करीब है और इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। प्लीज अगर ऐसा हो सके तो आप हमारी मदद करें। पौलमी वैसे भी इतने सदमे में थी कि वहां पर मौजूद जियान और रितिका की बात को वह समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पौलमी किसी और ही दुनिया में खो गई हो। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अपने होश में नहीं थी। लारा ने कहा, कोई नहीं रितिका, तुम परेशान मत हो, मैं इनको भिजवा दूंगी। लारा पौलमी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गई। उन दोनों को जाता हुआ देख जियान की जान में जान आई। रितिका ने बिना उसके बोले उसकी बहन के लिए इतना सब कुछ कर दिया, ये सोचकर ही जियान का मन भर गया था। वो अब ये समझने लगा था कि रितिका बहुत ही अच्छी इंसान है और वो बाहर से बस कठोर होने का दिखावा करती है। पौलमी के जाने के बाद रितिका ने गगन की तरफ इशारा किया और गगन ने अपने पास में खड़े लोगों से अंगूठा दिखाकर ओके बोल दिया। गगन के टीम के लोग अपने साथ पौधों में छिड़कने वाला एक बहुत ही विशाल छिड़काव मशीन लाए थे। ऐसा लगता था कि ये पौधों में पानी डालने के अलावा और भी कई जगह पर काम आता है, लेकिन असल में यह म्यूटेंट की टीम इस्तेमाल करती है आसपास के साधारण लोगों को बेहोश करने में। गगन का इशारा मिलते ही उसकी टीम के लोगों ने उस छिड़काव की मशीन का बटन जोरों से दबाया और बहुत ही दबाव के साथ उस मशीन के ऊपरी छोर से हवा निकलना शुरू हुई। एक ही झटके में उस मशीन से एक अजीब सी महक आसपास हर जगह छा गई। वहां मौजूद सभी लोग जो इंसान थे, उन्होंने जैसे ही उस महक को सूंघा तो वो तुरंत बेहोश हो गए। वो तो भला हो लारा मैम का और उनकी लॉजिस्टिक टीम का जो वहां मौजूद थी। उन लोगों ने ही उन गिरते हुए लोगों को संभाला था ताकि उनमें से किसी को भी चोट न लगे। ये सब करने के बाद रितिका और जियान ने अपनी तहकीकात करना शुरू किया। पहली बार उन्होंने ये देखा कि नीचे फ्लोर पर कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। अक्सर ऐसे केसेस में जिसमें साजिश की भी गुंजाइश होती है, उनमें तो कुछ न कुछ जमीन पर मिलना बहुत लाजमी होता है। जियान रितिका के पीछे जाकर कंपनी में घुसने लगा। जियान और रितिका ने ऑफिस के कर्मचारियों से बात करना शुरू किया। सभी कर्मचारियों से एक बात तो निकलकर जरूर आ रही थी
कि सुबह तक भावना ठीक थी, पर दोपहर आते ही उसने आत्महत्या कर दी। उसके चेहरे से लेकर शरीर तक कहीं भी ऐसा कोई इशारा नहीं कर रहे थे जिससे किसी दूसरे आदमी को अंदाजा लग जाता कि भावना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हंसते खेलते हुए लड़की पता नहीं अचानक आत्महत्या कर लेगी, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। जियान अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रहा था और उसने बोला, ये कोई आत्महत्या नहीं है। जियान की बात सुनकर रितिका वहीं रुक गई और पलटकर उसने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? जियान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोई आत्महत्या नहीं है। भावना मेरी बहन से बहुत खुश थी, उसके आने से उसकी काफी समस्या हल हो जाती, तो भला ऐसे मौके पर वो आत्महत्या कैसे कर सकती थी? जियान ने थोड़ा टहलकर फिर से बोलना शुरू किया, जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके अपने कारण होते हैं, जैसे कि किसी और की वजह से पैसों का नुकसान हुआ हो, कोई लड़की छोड़कर चली गई हो, किसी के प्यार में धोखा मिला हो, ऐसे कई कारण होते हैं। लेकिन भावना के केस में इनमें से कोई भी कारण सही नहीं बैठता। वैसे भी भावना अभी अभी ही कंपनी की मालकिन बनी थी, अभी तो उसके काम के जीवन की शुरुआत ही हुई थी, भला वो इतनी जल्दी आत्महत्या कैसे कर सकती है? जियान की बातों में रितिका को भी अब विश्वास होने लगा। भला कोई भी नया व्यक्ति जो कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी की मालकिन बन गई हो, वो इतनी जल्दी कैसे आत्महत्या कर सकती है? जियान और रितिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोला, क्या भावना की किसी से दुश्मनी थी? जियान के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे लगने लगा कि रितिका भी बिल्कुल उसी की तरह सोचती है। रितिका ने बोला, चलो ऊपर छत पर चलकर देखते हैं। जियान और रितिका छत पर पहुंचते हैं। उनकी नजर आसपास पड़ती है और उन्हें हर जगह पानी की टंकी दिखाई देती है। रितिका वहां पर मौजूद एक गार्ड से पूछती है, पानी की टंकी को साफ करने के लिए कौन कौन आता जाता रहता है? गार्ड उसे बताता है, मैडम ऐसे तो कोई आता जाता नहीं है, यहाँ सिर्फ तभी कोई आता है जब टंकी की कोई मरम्मत करनी हो या कोई नई टंकी लगवानी हो। पानी साफ करने की तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि हर टंकी में एक प्यूरिफायर लगा हुआ है। गार्ड की बात सुनकर रितिका आगे बढ़ जाती है। जियान छत के हर कोने को बड़े ही गौर से देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर भावना के मृत्यु के पीछे किसी का हाथ है तो उसको जरूर ही यहाँ पर कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। छत ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसके चारों ओर एक फेंसिंग लगाई गई थी। उस फेंसिंग की लंबाई किसी भी आम आदमी के कमर के बराबर थी। ऊपर से उस फेंसिंग पर एक बहुत ही मजबूत स्टील की रॉड थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस छत से कूद नहीं सकता था। रितिका ने देखा कि जियान कुछ सोच रहा था। वो उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ मिला? जियान ने बोला, फिलहाल तो नहीं। वैसे भावना ने किस जगह से छलांग लगाई थी? रितिका ने जवाब दिया, दूसरी तरफ से वो कूदी थी। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। छत के उस कोने पर पहुंचकर जियान ने अपनी नजर हर तरफ फैलाई। उसने देखा कि ठीक उस कोने के पीछे अंदर घुसने का दरवाजा था और नीचे एक टाइल के अंदर किसी लड़की के जूते रखे थे। उसने उन जूतों को उठाया और रितिका को दिखाए। थोड़ी देर बाद छत पर कंपनी के लोगों को बुलाया गया और एक एक करके उनको ये जूता दिखाया गया। कंपनी के एक कर्मचारी ने आखिरकार उन जूतों को पहचान लिया और उसने कहा कि ये जूते तो भावना जी के ही हैं। ये सुनते ही जियान ने रितिका से पूछा, रितिका जी, भावना की लाश में जूते नहीं थे ना? रितिका ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही जियान अपने विचारों में खो गया। उसे ये महसूस होने लगा कि उसका शक कहीं न कहीं सही है। भावना की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई है। अगर भावना ने आत्महत्या करना चाहा होता तो वो भला अपने जूते क्यों निकालती? ये सोचते सोचते जियान इधर उधर देख रहा था कि उसकी नजर वहां मौजूद उन दो मॉडल पर गई जिनके साथ कुछ दिन पहले उसकी बहस हो गई थी। उन लोगों ने उसकी बहन पर भद्दा मजाक किया था और साथ ही साथ भावना से भी चिढ़ने लगी थी। जियान को घूरता देख वो दोनों के दोनों घबरा गई। रितिका जियान के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ जियान? कुछ पता चला क्या? जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने बोला, लगता है हत्यारा मिल ही गया। क्या सचमुच भावना की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी? क्या जियान का उन दोनों मॉडल्स पर शक करना सही था? आखिर ये सारा खेल कौन खेल रहा था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।